बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं महंगाई की, जो सभी के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बनी हुई है और साथ ही अब त्योहारी मौसम भी शुरू हो गया है। किस तरह से आगे महंगाई के बढ़ने के आसार हैं? हम शहरों की बात करें या गांव कस्बों की बात करें जहां पर महंगाई का कहर ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पूरे सिनेरियो का हम आकलन करते हैं। हमारे साथ महेंद्र जाजू, CIO फिक्स्ड इनकम मिरर एसेट मैनेजमेंट जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका महेंद्र जी हमारी इस पेशकश में। और एक तरह से महंगाई की पाठशाला आज हम शो पर लगाएंगे, जहां पर समझना चाहेंगे आपसे कि मौजूदा समय में जो हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं और आने वाले वक्त में भी बढ़ती ही रहेंगी। फिलहाल तो हम फेस्टिव माहौल में है, लेकिन अगर मुझे महंगाई का एक स्वरूप बड़े शहरों में और महंगाई का एक स्वरूप छोटे शहरों में समझना हो तो इसमें कितना बड़ा फ़र्क है? मौजूदा स्थिति में क्या रूरल इन्फ्लेशन हमारे लिए ज़्यादा बड़ी दुविधा है? देखिए, जो हमारे देश में हमने पहले से देखा है कि रूरल सेगमेंट में थोड़ा सा इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रूरल CPI है उसमें फूड और फ्यूल जो है उसका वेट ज़्यादा होता है। लेकिन इस बार हमने देखा कि जो रूरल इन्फ्लेशन है और अर्बन इन्फ्लेशन है उसमें जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, जो हेडलाइन नंबर है उसके हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं बात करूँ तो अभी हमारे रूरल इन्फ्लेशन जो है वो करीब 7.6 है और अर्बन इन्फ्लेशन 7.3 है। तो मेन जो डिफरेंस है वो खाली हाउसिंग के कारण है कि शहरों में हाउसिंग के प्राइसेस थोड़े से रेंटल्स वगैरह लास्ट एक साल में ज्यादा बढ़े हैं। लेकिन अभी एक तो डिजिटाइजेशन इतना हो गया है तो हर चीज की पहुंच गाँव तक भी हो गई है। दूसरी चीज, गाँव में इस बार पर्टिकुलरली फूड प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, फूड इन्फ्लेशन हाई है, तो वो इनकम जो है वो फार्मर्स के हाथ में जा रही है। तो इस बार हमने देखा है कि रूरल और अर्बन के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जहां तक हेडलाइन नंबर्स का सवाल है। बाकी आप आइटम वाइज जाएंगे तो कुछ आइटम्स है जहाँ पर कि रूरल इन्फ्लेशन ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा कि जो हम गैप देखते थे बिटवीन द रूरल इन्फ्लेशन और अर्बन इन्फ्लेशन, इस बार वो शायद नैरोएस्ट है जो हमारा CPI नंबर आने के बाद से। लेकिन जो CPI के नंबर्स आए हैं अब उसके बाद RBI का फोकस किस तरह से ब्याज दरें बढ़ाने की ओर होगा? क्या आपको लगता है कि वो थोड़ी सी ढिलाई यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ में धीमापन बहुत ज़्यादा आना भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको लगता है कि नरमी बढ़ती जा सकती है और इसीलिए ब्याज दरें अगर बढ़ी भी तो शायद उम्मीद से कम बढ़ें? जी बिल्कुल, आपने सही बताया। देखिए, उसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ और ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी, जैसे US में तो इन्फ्लेशन 8.5% के आसपास है, तो RBI ने काफी तत्परता से रेट्स को काफी जल्दी जल्दी बढ़ाया, जिसको हम अपने मार्केट लैंग्वेज में बोलते हैं कि RBI ने इंटरेस्ट रेट्स को फ्रंट लोडेड कर दिया। तो काफी तेजी से RBI ने रिवर्सल मारा और जहां पर हमारा एक रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा था, वहां से करीब 4 महीने में RBI ने रेट्स को 5.9% तक बढ़ा दिया। तो अब जो इतनी तेजी से RBI ने रेट्स को बढ़ाया है और अब लिक्विडिटी भी कम हो गई है, तो उसका एक लैग इफेक्ट आता है। उसका जो इम्पैक्ट होता है 4 से 6 महीने के बाद आता है। तो मेरे ख्याल से RBI थोड़ा अब शायद वेट करे कि ये अभी तक जो रेट उन्होंने बढ़ाए हैं उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर कितना आता है। दूसरी चीज ये है कि जो RBI का डायरेक्शन था वो बहुत क्लियर था कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो RBI का जो अगला रेट हाई हो सकता है उसको भी मार्केट ने प्राइस इन कर लिया था। और जैसे मेरे पहले जो बोल रहे थे कि भाई 7.5 के आसपास 10 ईयर ऑलरेडी आ गया, और हमारे पहले डिस्कशन में भी बोला था, वो काफी लग रहा है कि मार्केट उसको प्राइस इन कर रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्फ्लेशन की आगे की रुख क्या दिख रही है। तो आज हमारा इन्फ्लेशन करीब 7.4% पे है और RBI के प्रोजेक्शन के अनुसार मार्च तक अगले 6 महीने में इन्फ्लेशन घटकर 5.5% पे आ जाएगा। और जो इन्फ्लेशन के मेन कंट्रीब्यूटर्स थे, जैसे कि तेल के दाम $130 तक गए थे, वो करीब $90 के आसपास आके रुक गए हैं। वो भी जब तक कि ओपेक ने अनाउंस किया कि वो ऑयल प्रोडक्शन जो 2 मिलियन बैरल पर डे से कम कर देंगे। तो आप तीनों फैक्टर्स को एक साथ कंबाइन करें और देखें कि पहले तो RBI ने काफी फ्रंट लोडिंग कर दी, अब वो उसका जो इम्पैक्ट है उसका एक असेसमेंट करना चाहेंगे कि इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है और
हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है उस पर क्या फर्क पड़ता है, और जो मेन फैक्टर्स थे इन्फ्लेशन के लिए वो भी थोड़े से मॉडरेट हो रहे हैं, थोड़े शांत हो रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि अब आगे जाके आरबीआई शायद जो रेट बढ़ाने की गति है उसको थोड़ा धीमा कर दे, या हो सकता है एक बार एक और रेट हाइक करने के बाद नवंबर पॉलिसी में एक पॉज ले ले, टू अंडरस्टैंड कि इसका अब क्या इम्पैक्ट आता है और उसके बाद क्या गति रखनी पड़ेगी। तो ये तो आरबीआई के रुख पर समझाइश हो गई। महेंद्र जी, एक चीज मुझे ये समझाइए कि महंगाई ये लोगों को फिलहाल चुभती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? हम अभी फेस्टिव माहौल में बैठे हुए हैं, आप यकीन मानिए धड़ल्ले से शॉपिंग हो रही है, बाजार खचाखच भरे हुए हैं, लोगों ने शॉपिंग लिस्ट बनाई हुई है, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज की लोग खरीदारी कर रहे हैं। आप हाउसिंग सेक्टर की बात कर लीजिए, आप ऑटो सेल्स की बात कर लीजिए, जमकर कह रहे हैं लोग की बुकिंग हो रही है। तो क्या जिस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हम ये चर्चा भी कर रहे हैं, क्या वो असल में एंड यूजर को पिंच करती हुई दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि आप त्योहारी मौसम में हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये आपको चुभन महसूस हो? देखिए, इन्फ्लेशन, पहली चीज तो ये बोलूंगा कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी काफी मॉडरेट है, क्योंकि हमने पिछले दशक में देखा कि इन्फ्लेशन 10-12% रहता था। आज के डेट में भी आप यदि एवरेज इन्फ्लेशन देखें पूरे पिछले साल का तो करीब 6.5% के आसपास है। तो 6.5% की इन्फ्लेशन आरबीआई के हिसाब से ज्यादा है, और एक आरबीआई को ये भी देखना पड़ता है कि अभी इन्फ्लेशन 6.5% है, आगे जाके कहाँ होगा। दूसरा, हमारा इन्फ्लेशन बहुत मॉडरेट है, लेकिन ग्लोबल एनवायरनमेंट में इन्फ्लेशन 8.5%, 9%, जहाँ पर की इकोनॉमी की ग्रोथ दर 1%, 2% है। तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज जो है कि हम कोविड लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। अब कोविड की जो रिस्ट्रिक्शन थे या कोविड का जो इम्पैक्ट था वो बाय एंड लार्ज अब खत्म हो गया है। तो एक पेंट अप डिमांड है जो कि दिख रही है, और वो पेंट अप डिमांड है वो थोड़ी सी इनइलास्टिक टाइप है। मतलब कि किसी ने 2 साल से वेकेशन ले लिया, या किसी ने 2 साल से कपड़े नहीं खरीदे, और आज 2 साल के बाद हम पहले बार बॉम्बे में जैसे हमने गणपति उत्सव फिजिकली धूमधाम से मनाया, या बंगाल में दुर्गा पूजा इस बार बड़े जोर शोर से हुई, और दिवाली का माहौल है। तो 2 साल की जो पेंट अप डिमांड है और जो एस्पिरेशंस है, एम्बिशंस है, वो इस बार पूरे हो रहे हैं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अभी रिवाइवल मोड में है और इकोनॉमी ने अभी गति पकड़ना शुरू किया है। तो ये अर्ली स्टेज जो इकोनॉमी है वहां पर आप देखो कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव हो रही है, वेज ग्रोथ अच्छा है, और कल यूनाइटेड नेशंस डीपी का डाटा आया था कि भारत में अभी लास्ट 10 साल में गरीबी उन्मूलन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। करीब 14 करोड़ लोग तो गरीबी से लास्ट 5 साल में ही बाहर आ गए हैं। तो वो जो एक इनकम ग्रोथ भी है इन्फ्लेशन के साथ साथ है, मनरेगा प्रोग्राम है, फार्मर जो किसान शक्ति योजना है, और उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस बढ़े हैं उसको गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब किया है। आज हमने देखा कि एमएसपी का इंक्रीज का अनाउंसमेंट हुआ है। तो एक तरफ जहां इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की कमाई भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन की मार अभी हमको बहुत ज्यादा पिंच नहीं कर रही है, और पिंच कर भी रही है तो वो इतना उसका इम्पैक्ट कंजम्पशन पैटर्न पे नहीं आया है। दूसरी चीज और एक मैं बोलूंगा कि जो हम शॉपिंग मॉल्स में भीड़ देखते हैं, या हम फ्लाइट स्कूल देख रहे हैं, तो वो एक मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास फेनोमेनन है। वो लोग हैं जो सही में गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा के आसपास है या उससे थोड़ा ऊपर है, जिनका जो कमाई है उसका एक लार्ज परसेंटेज चला जाता है कपड़ों में और खाने में और घर का किराया देने में, उनको इन्फ्लेशन की मार पड़ी है। तो वो जो तबका है वो आपको शॉपिंग मॉल में नहीं दिखेगा, वो आपको एयरपोर्ट पे नहीं दिखेगा, तो उनको तकलीफ है। लेकिन उनकी तकलीफ जो एक नॉर्मल इन्फ्लेशन साइकिल में होती है, बिकॉज ऑफ दी इतने सारे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उनको मदद करने के लिए। जैसे कि अब मेडिकल इंश्योरेंस है, तो बीमारी होती है तो लोग अस्पताल में जाके मेडिकल इंश्योरेंस में फ्री इलाज करा लेते हैं। तो वो सारे सुविधा होने से शायद हमको इन्फ्लेशन की मार अभी कम दिख रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन है, लेकिन पब्लिक अभी भी खूब उत्साह से सब जगह पार्टिसिपेट कर रही है।
की बात करते हैं, यहाँ पर अब ब्याज दरें और कितनी सख्ती से बढ़ाई जाएंगी? 9% के पार कितनी जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं ब्याज दरें वहाँ पर? देखिए, अभी 2 दिन पहले एमपीसी के मिनट्स आए थे, जिसमें एक मेंबर ने बोला कि जो रेट हम ऑलरेडी इतनी तेजी से बढ़ा चुके हैं, तो अब उसका इम्पैक्ट क्या आता है वो हमको थोड़ा असेस करना चाहिए। ग्रोथ को वो कितना अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज 2 साल के कोविड के डिस्ट्रप्शन के बाद आर्थिक ग्रोथ में थोड़ी सी मोमेंटम आ रहा है, तो उसको किल नहीं करना है। और जो पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई थी उसमें भी एक मेंबर ने 35 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक करने की बात की थी। और उसके बाद कल पेपर में एक इंटरव्यू आया था वन ऑफ द एपीसी मेंबर का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमको रियल जो रेट है वो 8% से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो आप यदि आरबीआई का प्रोजेक्शन माने कि 5.5% की इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है मार्च में, तो उसके हिसाब से 6.5% तक रेट एक बार जाके थोड़ा सा वहां पर थमाम आना चाहिए। ऑलरेडी आरबीआई 590 पे है, तो मेरे ख्याल से अगले पॉलिसी में शायद एक रेट हाइक और होगी, और उसके बाद रेट हाइक या तो स्लो पेस पे होंगे या शायद एक पॉज मिलेगा। ग्लोबली भी आप देखो कि इन्फ्लेशन जो यूएस में है वो लास्ट 3 महीने से थोड़ा सा फ्लैट लाइन हो गया, मतलब 8.5, 8.25, 8.5, 8.25 उसी रेंज में है। तो इन्फ्लेशन के ऊपर जाने की गति में ठहराव आ गया है, और फेड ने भी काफी तेजी से रेट बढ़ाया। फेड ऑलरेडी 3.25% पे है, और नवंबर में वो शायद 4% पे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब आगे जाकर जो ब्याज दरें जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसमें थोड़ा सा ठहराव आएगा। कमजोरी में भी कुछ ठहराव कुछ समय के लिए? ठहराव मतलब देखिए, अभी इन्फ्लेशन तो ऊपर है, और हमारी जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक मैक्रोज है, वो काफी स्टेबल और स्ट्रांग लग रहे हैं। गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ में हमको ग्लोबल भी देखना पड़ेगा कि यूएस में इन्फ्लेशन 8.5% है और फेड रेट 3-3.25% है। तो रेट हाइक बंद हो जाए ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन जो पेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे अभी आरबीआई लास्ट 2 पॉलिसी में उन्होंने 50 बेसिस से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, अगले पॉलिसी में शायद 35 बेसिस ही बढ़ाए, या 50 बेसिस बढ़ा के कुछ ऐसा संकेत दे कि स्लो डाउन हो जाएगा। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ब्याज दरें और नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये तो लगता है कि थोड़ा सा गति धीमी हो जाएगी। चलिए महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और महंगाई पर इतनी विस्तार से चर्चा की है। हमेशा समय कम पड़ जाता है जब भी हम इस मुद्दे को लेकर बात करते हैं आपसे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए शो पर। चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी नई तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की। किस तरह के नए एड ऑन फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं, किस तरह से बदलाव किया जा रहा है और किस तरह से फिटनेस ओरिएंटेड आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो रही हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ महावीर चोपड़ा bishop.org इंश्योरेंस के जुड़ेंगे और बाद में आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे शो पर। फिलहाल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक नंबर छोड़ जा रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं।